हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम पहले पढ़ेंगे तरंग और तरंग की गति से रिलेटेड पॉइंट्स को, ठीक है। और साथ ही कुछ तरंगों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी खोज किसने की और उसका उपयोग कहाँ है, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे दृश्य किरण का खोज किसने किया, गामा किरणों की खोज किसने की, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो इन सब बातों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए आज हम उसको देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं तरंग कि तरंग क्या होता है। तरंग क्या होता है तो सीधा आप समझिए कि जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं तो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, और ध्वनि क्या है, ऊर्जा है। तो ध्वनि ऊर्जा है, या प्रकाश, प्रकाश भी क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, तो वो भी गति करती है, ठीक है। हम भी बोल रहे हैं, ऊर्जा मतलब उत्पन्न कर रहे हैं ध्वनि, और वह ध्वनि गति करती है। तो मतलब ऊर्जा को गति करने के लिए साधन चाहिए। क्या चाहिए, साधन, ठीक है। मतलब ऊर्जा को गति करने के लिए एक तरह का साधन चाहिए, और वह साधन जो है वही तरंग है। क्या है, तरंग। मतलब कि ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। मतलब हम बोल रहे हैं, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो वह यहां से वहां तक जो पहुंच रही है वह किस माध्यम से, तो तरंग के माध्यम से, ठीक है। तो तरंग के द्वारा ही ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि तरंग के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। अब अगर हम तरंगों को देखें, ठीक है, तो तरंग दो प्रकार के होते हैं। अगर हम तरंगों को बांटना चाहे तो मूल रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे, ठीक है। यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। अब इन दोनों को समझिए कि यांत्रिक तरंग कौन सा होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे वैसी तरंगे जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी उसे हम कहेंगे यांत्रिक तरंग। परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, कि वे तरंगे जिन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी उसे हम कहते हैं कौन सा तरंग, यांत्रिक तरंग। जैसे हम जो बोल रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, वो अगर किसी व्यक्ति तक पहुंचता है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो वायु की उपस्थिति अनिवार्य है। वायु में धूलकण उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर वायु नहीं रहेगा, वायु में धूलकण नहीं रहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे और वहां तक सुनाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के 10 मीटर दूरी पर खड़ा है। अब एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरे व्यक्ति को सुनाई देगा, तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम चाहिए, रास्ता चाहिए, और वह रास्ता कौन होता है, वायु। तो चंद्रमा पर वायु नहीं है तो वहां एक जगह से दूसरी जगह पर ध्वनि नहीं जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यांत्रिक तरंग किसे कहेंगे, तो परिभाषा लिख लीजिए यांत्रिक तरंग का, कि वे तरंगे जिन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। बस कहते हैं, खुद लिख लीजिए। आप देखते हैं हम दूसरा पॉइंट क्या, अयांत्रिक तरंगे, ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब अयांत्रिक तरंग क्या होगा, बिल्कुल उसका उल्टा। यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। अब अयांत्रिक तरंगों की परिभाषा क्या हो जाएगी, कि वे तरंगे जिन्हें गति करने के लिए, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वे तरंगे जिन्हें गति करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंगे।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। हम अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को विशेष रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों परिभाषाओं को आपने उतार लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब हमको विशेष रूप से इसे पढ़ना है। चलिए परिभाषा लिख दिया है, परिभाषा से पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कि आप यहाँ पर हम लेते हैं, आप एक तालाब देखिए, वहां पर पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है। अब आप देखते हैं कि जैसे ही सपोज करते हैं कि यहाँ पानी है, ठीक। अब अगर आप यहाँ पर बीच में एक ढेला फेंक देते हैं, क्या फेंक देते हैं, ढेला, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा मिट्टी का या गिट्टी का फेंक दीजिए यहाँ। अब यहाँ पर जैसे टुकड़ा फेंकते हैं, यहाँ पर विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षोभ। और वह विक्षोभ ऊर्जा के तरंग के रूप में, उस विक्षोभ का जो ऊर्जा है वह तरंग के रूप में चारों ओर फैल जाता है, ठीक है, चारों ओर फैल जाता है। अब देखिए वो वहां पर आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे गोल गोल फैलता है, देखा आपने, ऐसे ऐसे गोल गोल फैलता है। तो ये जो फैलने की ये जो आकृति बनती है वह क्यों बनती है, क्योंकि वहां पर तरंग एक बार ऊपर चढ़ता है, एक बार नीचे उतरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे उतरता है। इस तरह से तरंग ऐसे बढ़ रहा है और इसके जो जल के कण है वो ऊपर नीचे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए परिभाषा से हम मैच करते हैं कि जब किसी माध्यम में, तो माध्यम क्या है यहाँ, जल का ऊपरी सतह, माध्यम क्या है, जल का ऊपरी सतह। तो जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा, तो तरंग की गति की दिशा ये है, इस तरह है, ठीक है। और कण कंपन कैसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ही तो गति कर रहा है ना, कंपन कर रहा है कण। तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। तो देखिए ये क्या है, तो तरंग के कंपन की दिशा, और इसके ऊपर इसकी जो दिशा ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है ना, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। तो आप यह समझ सकते हैं कि एक बार ऊपर चढ़ता है, एक बार नीचे उतरता है, एक बार ऊपर चढ़ता है, एक बार नीचे उतरता है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि तरंग इधर जा रही है और जो कण होंगे वो एक बार ऊपर जाएंगे, एक बार नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो ऊपर वाले को कहते हैं श्रृंग, क्या कहते हैं, श्रृंग, ठीक है, आप याद रखिएगा। और नीचे वाले को कहते हैं गर्त। तो इस चीज से, गर्त मतलब गड्ढा होता है, श्रृंग मतलब चोटी होता है। तो एक बार चोटी बनाता है, एक बार गड्ढा बनाता है, एक बार चोटी, एक बार गड्ढा। और देखिए तरंग की दिशा इस तरफ है, तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तो कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। एक चीज लिखिएगा, आप नोट कीजिएगा कि अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में गति करता है। किस रूप में, श्रृंग और गर्त के रूप में। आपने देखा है यहाँ पे जल में श्रृंग और गर्त के रूप में गति करता है। तो आप क्लियर लिख लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में गति करता है। दूसरी चीज आप नोट कीजिएगा कि यहाँ देखिए, ये तो हमने जल के ऊपर कर लिया ना, ये तो हमने जल के ऊपर कर लिया। आप एक चीज और कर सकते हैं, पतला तार लीजिए, ठीक है, मुलायम वाला या धागा या रस्सी, और उसको ऐसे जोर से झाड़िएगा। तो ये क्या होगा, इसको जैसे ही उठाकर ऐसे जोर से झाड़िएगा, ये इस तरह की आकृति बना लेगा। तो ये जो तरंग गई, ये कैसी तरंग गई, इसको हम कौन सा तरंग कहेंगे, एक बार ऊपर नीचे हो रहा है, उधर जा रहा है तरंग, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। जब ऊपर नीचे करके जाए तो क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा। और इस चीज को आप नोट कीजिएगा कि अनुप्रस्थ तरंगों को आप ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह में, पानी के अंदर ऐसा थोड़ी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, केवल पानी के ऊपरी सतह पर होता है। तो इस चीज को आप नोट कीजिए कि अनुप्रस्थ तरंगों को ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न किया जा सकता है, गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंगों को गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के लिए भी, क्लास 9 के लिए भी। तो इस तरह से आप इस बात को लिख लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंगों को ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न किया जा सकता है, अन्यथा और अलग जगहों पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अब अगला है, इसके बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण अगर हम देखें, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण को देखें तो प्रकाश क्या है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। गामा किरणें अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग
विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब दृश्य प्रकाश या फिर लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, ठीक है, ये सब क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, या जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और इस चीज को आप याद रखिएगा, ऐसे याद रखना आसान रहेगा, प्रकाश और अनुप्रस्थ में भी आता है तो प्रकाश। एक चीज याद रखिएगा कि प्रकाश की गति से विद्युत चुंबकीय तरंगे गति करती है। प्रकाश की गति और विद्युत चुंबकीय मतलब तरंगों की जो गति होती है वो समान होती है, ठीक है। तो आइए हमने अनुप्रस्थ तरंग को बढ़िया से समझ लिया है। अब हम देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, तो इसी परिभाषा में चेंज करता है कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, अनुदिश या समांतर, ठीक है, तो इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। समझते हैं, देखिए अब अगर हम किसी तरंग को इस दिशा में ले जा रहे हैं, ठीक है, और यहां पर माध्यम वायु है, क्या है, वायु। अब जब यह तरंग इस दिशा में जाता है तो क्या होता है कि ये जो कण है, जो माध्यम के कण है, वायु के जो कण है, ये कण एक बार इस तरफ गति करते हैं, ठीक है, और फिर एक जगह जुड़ते हैं, ठीक है, एक बार एक साथ आ जाते हैं, मतलब कि सघन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सघन, ठीक है। एक बार सभी कण एक जगह इकट्ठा होते हैं, इस तरफ बल लगता है, और फिर एक बार एक जगह पर ये विरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विरल, मतलब ये कण एक बार ऐसे जाते हैं, फिर एक बार ऐसे आते हैं। तो आप देखिए ध्यान से कि कणों के कंपन की दिशा क्या है, ऐसे, और मतलब ऐसे ऐसे ना, कणों की कंपन की दिशा ऐसे ऐसे है, ठीक। और जा कह रहा है, तरंग भी उसी दिशा में जा रहा है, तो तरंग की गति की दिशा ये है इस दिशा में, और कणों के कंपन की दिशा भी उसी दिशा में है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर या अनुदिश है, उसी दिशा में है ना। तो इसलिए ऐसे तरंगों को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। तो आप नोट कीजिएगा कि स्प्रिंग को, जैसे कि ऐसा स्प्रिंग है, ठीक है, इसको आप एक बार जोर से खींचिए, लंबा कीजिएगा, और जैसे ही छोड़िएगा तो इसमें इसी तरह का कंपन होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग में जो कंपन होता है वो कैसा कंपन होगा, स्प्रिंग को लंबा करके छोड़ने के बाद जो कंपन होगा वो कैसा कंपन होगा, तो अनुदैर्ध्य तरंगों जैसा कंपन करेगा, ठीक है। या उसमें जो तरंग उत्पन्न होगी वह कैसी तरंग उत्पन्न होगी, तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होगी, ठीक है। तो सघन और विरलन के रूप में गति करने वाला तरंग होता है कौन, अनुदैर्ध्य तरंग। इस बात को आप नोट करेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग सघन और विरलन के रूप में गति करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वायु के कण एक बार सघन हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर दूर हटते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो एक बार सघन स्थिति आती है, एक बार विरल स्थिति आती है, ठीक है। तो इसके बाद अनुदैर्ध्य तरंगों का अगर हम उदाहरण देखें तो हम एक चीज ये बताया, फिर ध्वनि की जो मतलब कि ध्वनि जो गति करता है, ठीक है, या ध्वनि की जो तरंग होती है, ध्वनि तरंग जो है वो कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तरंगों को हम ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा, नोट कीजिए इस बात को कि अनुदैर्ध्य तरंगों को ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है। जबकि पिछली बार मैंने क्या बताया था, अनुप्रस्थ तरंगों में कि इसे केवल ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न किया जा सकता है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम देखेंगे अयांत्रिक तरंग। कैसा तरंग, अयांत्रिक तरंग।
परिभाषा मैंने पहले ही बता दिया है कि वे तरंगे जिन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वे तरंगे जिन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं अयांत्रिक तरंगे। ठीक है, जैसे सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होंगी, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, चाहे वो गामा किरणें हैं, अल्फा किरणें हैं, या दृश्य प्रकाश है, या फिर रेडियो तरंग है, ये सभी क्या है? तो ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है, और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो अयांत्रिक तरंगे होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ विशेष विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक लिस्ट देख लेते हैं जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हम तब तक नोट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड पॉइंट्स। सबसे पहले तो गामा किरणों को समझिए। गामा किरणें जो होती है वो उसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम बात करें अल्फा, बीटा, गामा, तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों में अगर सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होगी तो किसकी होती है? गामा किरणों की। ठीक है, और गामा किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में, ठीक है, या कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। ठीक है, कृत्रिम रेडियोधर्मिता मतलब कि अगर हमको कोई ऐसी मतलब गामा किरणों से कहीं उपचार करना है, या किसी पदार्थ के या किसी तत्व के रासायनिक गुणों को बदलना है, या किसी तत्व से दूसरे तत्व का निर्माण करना है, ठीक है, तो उन जगहों पर हम क्या करते हैं? गामा किरणों का उपयोग करते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? बैकुरल ने। किसने? बैकुरल ने। ठीक है, अगला है, और बैकुरल को रेडियोधर्मिता का खोजकर्ता भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो बैकुरल। अगला, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप नोट कर लेंगे। एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, मतलब औद्योगिक क्षेत्रों में भी एक्स किरणों का उपयोग होता है, और साथ ही इलाज में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जब कहीं हड्डी टूट जाती है, कहीं शरीर में कहीं क्रैक है, तो उसका पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है ना, तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। और खोजकर्ता बहुत बार प्रश्न बना है कि एक्स किरणों की खोज किसने की, तो रॉन्टजन ने। अगला है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों का उपयोग बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आप जानते हैं कि सूर्य से भी पराबैंगनी किरणें निकलती है, और वही पराबैंगनी किरणें उसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि वही उसी ऊर्जा से पौधे भी प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। मानव शरीर में भी विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही होता है। लेकिन यही है कि अगर पराबैंगनी किरणें जरूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर पृथ्वी पर आने लगे तो इतना ज़्यादा ऊर्जा दे देगी कि मतलब इंसानों की त्वचा जलने लगेगी और त्वचा कैंसर हो जाएगा। आँख से संबंधित बीमारियां जैसे मोतियाबिंद आ जाएंगे। ठीक है, पौधे झुलस जाएंगे, तो ऐसी परेशानियां हो सकती है। पराबैंगनी किरणों को हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरण, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं यूवी। आपने जो पानी का बॉटल होता है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा RO प्लस UV प्लस UF ट्रीटेड। तो RO का होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। RO का पूरा नाम क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। UV अल्ट्रावायलेट रे, और UF अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर UV जो है यह पराबैंगनी किरणें होती है, और इसके द्वारा पानी के अंदर क्या किया जाता है कि जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। ठीक है, जो पानी आता है उसमें जब हम अल्ट्रावायलेट किरणों को डालेंगे तो उसके अंदर जो भी जीवाणु होंगे या विषाणु होंगे वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो पानी एकदम पूरी तरह से क्या होता है? स्वच्छ होता है। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे उपयोग जो दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, उन सब को UV ट्रीटेड किया जाता है। UV से अल्ट्रावायलेट किरणों से ट्रीट किया जाता है उसको, ताकि उसके अंदर कोई जीवाणु विषाणु नहीं रह जाए जिससे आगे हानि हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझ चुके हैं। तो इसका ये उपयोग है, और इसकी खोज किसने की थी? रिटर ने। अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने। अगला है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में ये सातों रंग, श्वेत प्रकाश और सातों रंग, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। ठीक है, और आपको पता है कि दृश्य विकिरण का जो परिसर होता है वो कितना होता है? तो 3900 से 7800। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण कौन होते हैं? तो जिनका परिसर या जिनका तरंग दैर्ध्य, जिन किरणों का तरंग दैर्ध्य
दृश्य प्रकाश से अधिक होता है, मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें होंगी, विकिरण होंगे, उसे हम कहते हैं अवरक्त किरणें। और अवरक्त किरणों के द्वारा ही पृथ्वी पर ताप आता है। ठीक है, अवरक्त किरणें जो है अपने साथ गर्मी लाती हैं पृथ्वी पर। आपसे अगर पूछा जाए कि सूर्य से जो ताप है वह किस रूप में आता है, तो अवरक्त किरणों के रूप में। चलिए, और इसकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने। किसने? हर्शेल ने। आगे लघु तरंगे, अवरक्त किरणों का एक और उपयोग आप जान लेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो टीवी का रिमोट होता है, ठीक है, या कहीं पर सेंसिंग रिमोट्स जो होते हैं, रिमोट में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड तरंगों का, मतलब कि अवरक्त किरणों का। ठीक है, अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है किसमें? टीवी के या किसी भी रिमोट में। चलिए, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है कम दूरी में, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन या इन सब को कनेक्शन देने के लिए जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है, संचार के लिए जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है, वे कहलाते हैं रेडियो तरंगे। ठीक है, तो संचार में, रेडियो में, ठीक है, टेलीविजन को के प्रसारण के लिए जो तरंगे उपयोग में आती है उन्हें लघु तरंगे, मतलब रेडियो तरंगे कहते हैं। ये लघु होती है और दीर्घ होते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, दोनों के खोजकर्ता अलग अलग है। लघु रेडियो तरंग की खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की थी मार्कोनी ने। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। अब अगला टॉपिक जो होगा वो तरंग की गति से रिलेटेड होगा, जिसमें हम देखेंगे तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम और ध्वनि के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।